हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ जितने भी अदर या कह सकता हूं कि द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी न्यूज़पेपर है जिनमें हमारे एग्जाम से रिलेटेड कुछ कंटेंट होता है हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज है कौन सा दिन? 3 जुलाई, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हम जिस दिन जो डे होता है उसको भी सेलिब्रेट करते हुए चलते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं, कहने का मतलब। तो आज कौन सा दिन है? 3 जुलाई। तो आज ऐसे कोई इंपॉर्टेंट डे है नहीं, ठीक है। वैसे अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए तो आज क्या है? तो नेशनल क्राइस्ट डे है, ठीक है। जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए नेशनल क्राइस्ट डे आज मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं, तो हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कल जो दिन रहने वाला है, कल जो आपका दिन रहने वाला है 4th ऑफ द जुलाई, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो उसको समझना थोड़ा। कल जो है आपका 4 जुलाई, ठीक है, वो क्या रहने वाला है? तो कल आपका है अपहेलियन। कल क्या है आपका? अपहेलियन। क्या होता है अपहेलियन? तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है पेरीहेलियन, ठीक है, और एक होता है आपके सामने अपहेलियन। पेरीहेलियन कब होता है? तो ये होता है 3 ऑफ द जनवरी और ये होता है 4 ऑफ द जुलाई। अब बेसिक सा डिफरेंस समझना होता क्या है। देखो, सन के रिलेट करते हुए, सन से रिलेट करते हुए हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखना होता है। जैसे अगर आपसे पूछे समर सोलेस्टाइस, तो कौन सा था? 21 ऑफ द जून, ठीक है। जिस दिन हमारा जो सन है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है, उसके सबसे पास होता है। और उस दिन भारत में सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। एक होता है विंटर सोलेस्टाइस। विंटर सोलेस्टाइस में क्या होता है कि जो आपका सन होता है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। तो उस दिन यहाँ पर क्या होता है? सबसे बड़ी रात होती है, जैसे कि 22 ऑफ द दिसंबर, ठीक है। एक होता है पेरीहेलियन, एक होता है अपहेलियन। तो ऐसे याद रखना, पेरी मतलब पी मतलब पास, अप मतलब दूर। तो पास कौन सा है? जनवरी या जुलाई? तो जनवरी पास है, तो पेरीहेलियन किस दिन हो जाएगा? 3 ऑफ द जनवरी। और अपहेलियन यानी कि अप कौन सा इन दोनों में से? तो जुलाई, तो 4 जुलाई को क्या हो जाएगा? अपहेलियन। अब ये होता क्या है? वो दिन जब हमारे पूरे अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है, या पूरे उस दिन, ऐसा दिन जिस दिन हमारी जो अर्थ है वो पूरे साल का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपके सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है, वो कौन सा होता है? अपहेलियन। और समझ में आ रही है? जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि मान लो ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ इसके चारों तरफ मैंने कह दिया कि ऐसे रिवॉल्व कर रही है। तो यहां पर जब अर्थ होगी तो मैंने कहा ये सबसे पास थी तो इसे कह दिया पेरीहेलियन, और ये उस दिन सबसे दूर चली गई तो उसे कह दिया अपहेलियन। ये कब होता है? 4 ऑफ द जुलाई, और ये कब होता है? 3 ऑफ द जनवरी, ठीक है। वैसे एवरेज डिस्टेंस देखोगे तो 14.8 या कह सकता हूं कि एवरेज लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है। लेकिन इस दिन अगर मैं बात करूं तो 14.8 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, और इस दिन की अगर मैं बात करूं तो 15.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास हमारी क्या हो जाती है? टोटल डिस्टेंस हो जाती है। तो एक होता है पेरीहेलियन, एक होता है अपहेलियन। 4 ऑफ द जुलाई क्या होगा कल आपका? अपहेलियन के नाम से, ठीक है। और आज ऐसा कुछ है नहीं तो हम इसको स्किप कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको देखते हैं क्या क्या है। तो देखो, आपने ये वाली न्यूज़ को बहुत अच्छे से देखा होगा, कल से न्यूज़ में चली आ रही है। एक्चुअल में क्या हुआ कि सत्संग चल रहा था और उस सत्संग के अंदर एकदम से भगदड़ मच गई, और जब एकदम से भागदौड़ मची तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। लगभग 116 या मैं कह सकता हूं कि लगभग 120 के आसपास लोगों की डेथ हो गई। अब हुआ क्या उसमें? तो एक बाबा हैं, आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे लोग बाबा हैं, ठीक है। आपने सुना होगा जो कुछ नहीं करता और लास्ट में बाबा बन जाए तो उसकी तो कोई कुछ मतलब हो ही नहीं सकता, उसका कंपैरिजन तो है ही नहीं, ठीक है। अब जो ये बाबा है ये कौन है, क्या करता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। 2-3 आर्टिकल्स छपे हैं और लगभग हर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इनका पॉलिटिकल क्या रिलेशन है, कौन से आर्टिकल्स में इन बाबाओं को ये सब करने की परमिशन मिली होती है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज इनको क्यों नहीं कुछ कह पाती, क्या बाबा बनना इतना आसान है? तो आप लोगों ने आश्रम सीरीज देखी होगी, ठीक है, जप नाम और ये सब, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक सी न्यूज समझते हैं, फिर इसके पीछे की कहानी को देखते हैं। तो हुआ क्या कि यूपी के हाथरस में
एक जगह है हाथरस, वहां पे क्या हुआ, स्टाम्पेड। स्टाम्पेड एक नया वर्ड आ गया जिससे भाग दौड़ मचने से डेथ हो जाती है ना, तो ऐसा कुछ कह देते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग हो रही थी और इसके अंदर मैक्सिमम जो लोग मारे गए वो मैन है। एक शायद इसमें बच्चा है और उसमें 8 शायद मैन है, बाकी सारी की सारी वुमेन है। क्योंकि आपने देखा होगा, देखो बेसिकली समझना, शहरों के अंदर ये सत्संग और ये सब ज्यादा नहीं चलता, गांव में बहुत चलता है। क्योंकि गांव में अगर फैमिली में 4 औरतें हैं, ठीक है, एक सास से 3 बहू हैं, तो ऐसा होता है कि एक वो क्या करती हैं कि एक घर पे रह जाए, 2 घर पे रह जाए, 2 सत्संग में चले जाते हैं। और ये जो बाबा लोग होते हैं ना, इनका ये टारगेट बहुत ईजी होता है। तो शहरों के अंदर इतना टारगेट नहीं होता, गांव में इतने लोग होते हैं जो इनके सत्संग सुनने चले जाते हैं। ठीक है, वो बात की बात है कि घर में माता पिता पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं, उनको पानी नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाबा को प्रवचन सुना जाएगा। अपनी प्रॉपर्टी का 1/10% बाबाओं को देना चाहिए, ये उनके जीवन में उनका कह सकता हूं कि लॉजिक होता है। लेकिन अपने काम का 10% अपने घर वालों को नहीं दिया जाएगा, वो बात की बात है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ऐसे ये बाबा लोग होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं भारत में। ठीक है, और जैसे ये बाबा लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो हुआ क्या इसमें कि ये जो बाबा है, जो अपने आप को भोले बाबा कहते हैं, और आप देखो ताज्जुब की बात है कि ये पहले क्या थे, एक कांस्टेबल था ये पुलिस में, यूपी पुलिस में, और उसने कांस्टेबल की जॉब छोड़कर ये अपने आप को सेल्फ स्टाइल यानी खुद को भगवान अनाउंस कर दिया और भोले बाबा के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसका नाम क्या है तो याद रखना, नाम क्या है, नारायण साकार हरि। ठीक है, क्या नाम है, नारायण साकार हरि। और ये जो संगम हो रहा था इसका नाम क्या था, मानव मंगल मिलन सद्भावना संगम। अब देखो ऐसा मानव मिलन हुआ कि सीधा भगवान से मिलन हो गया ना, वो बात की बातें हैं। ठीक है, अब इसमें जो इनकी वाइफ है उनको लोग क्या कहते हैं, माताश्री, और इनको क्या कहते हैं तो आप समझ चुके होंगे। तो ये भगदड़ क्यों मची इसको समझते हैं कि जब ये वहां से जा रहे थे तो कुछ भक्तों को लगा कि इनके चरण जहां पे पड़े हैं उसकी मिट्टी को उठा लेते हैं, वो स्वर्ग है, वही हेवन है तुम्हारा। ठीक है, तो उन्होंने भाग के उस मिट्टी को उठाना चाहा और ऐसी इस भगदड़ में बहुत सारे लोग भाग पड़े और जो औरतें थी वो गिर गई उसमें। जब गिर गई तो जो दूसरे लोग भाग रहे थे उनके ऊपर चढ़ते चले गए और जो नीचे बूढ़ी औरतें जो बच्चे थे वो सारे मर गए। तो सोचो कितना बुरा इंसिडेंट है, 116 लोगों की इस हालात में जान चले जाना। और उससे बड़ा भी फेलियर क्या है कि आपकी यूपी गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। आपने बहुत सारी रील्स, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें जो लोग हैं अपने परिवार वालों को कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। मतलब ऐसी जगह पर एम्बुलेंस सुविधा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं नहीं होते, हर दुनिया में, हर अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में भी प्रोग्राम होते हैं बाबाओं के, लेकिन वहां पे एम्बुलेंस सर्विस, फायर सर्विस हर जगह होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। और उसी का फेलियर है कि इतने सारे लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो ये तो हो गई जस्ट न्यूज, जो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अब एक बात ये निकल के आती है कि इन बाबाओं को कौन परमिशन देता है कि ये लोग कर सकते हैं। तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मैंने कहा कि आपको इंडिया में अगर तुम रह रहे हो तो तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ही जिंदा रखता है, वरना सरकारें तुम्हें फुटबॉल की तरह उछालती रहे। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो बार बार हम पढ़ने को मिलते हैं। और वो जो फंडामेंटल राइट उन्हीं को तुम्हारा मैग्ना कार्टा कह देते हैं, मैग्ना कार्टा कह देते हैं। उन्हीं में से कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपकी रिलीजियस फ्रीडम को आपके सामने रखते हैं, कि जिसमें लिखा हुआ है कि हर इंडियन का, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, फिर ठीक है मैंने इंडियन वर्ड यूज किया, ध्यान रखना, उसका ये राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकता है, अपने रिलीजियस कल्चर को प्रमोट कर सकता है। और वो जो आर्टिकल्स हैं वो कौन से, 25 to 28। और अगर मैं बात करूं इन आर्टिकल्स की तो सिंपल सा समझना, आर्टिकल 25 में लिखा है कि हर इंडियन को अपने रिलीजियस कल्चर को प्रमोट करने का राइट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, अगर नवरात्रि का टाइम चल रहा है और मैं डीजे बजाकर माता रानी के गाने पे नाच रहा हूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे राइट है। अगर कोई रमजान चल रहा है या किसी भी धर्म का कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो वो अलाउ है। ठीक है, जैसे इसी के अंदर एक चीज हम बहुत बार पढ़ते हैं, जैसे कि एक होता है आपका संथारा। ठीक है, संथारा प्रैक्टिस क्या होता है, संथारा की जो आपके जैन लोग होते हैं, वो जैन लोग जब अपने लास्ट दिनों में होते हैं तो वो क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। और जो खाना पीना छोड़ देते हैं तो अब बताओ अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, सुसाइड ही कर रहे हैं। कल को मैं खाना पीना छोड़ दूं, पानी भी पीना छोड़ दूं, ठीक है, तो महीने 20 दिन ना
2 महीने 3 महीने बाद डेथ तो हो ही जानी है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं जिनको लगता है कि जीवन में जो होना था हो लिया, अब मुझे मरना है, मुझे भगवान के पास जाना है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो यहीं पर एक आर्टिकल आता है, कौन सा, आर्टिकल 21, जो क्या कहता है, राइट टू लिव या राइट टू लाइफ। आपको जीने का राइट है विद डिग्निटी, और अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा खाना पीना मिले, लेकिन आपको राइट टू सुसाइड नहीं है। अब सोचो वो बंदा तो राइट टू सुसाइड ही ले रहा है ना, कि मैं तो मरना चाहता हूं। तो इस पे केस हो गया, राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस डिसीजन के ऊपर स्टे लगा दिया। संथारा प्रैक्टिस अभी भी चालू है। क्यों? क्योंकि देखो कहां पर लाई कर रही है, आर्टिकल 25। ये कौन सा था, 21। मैंने कहा सबसे सुपीरियर तो ये होना चाहिए ना, जीने का अधिकार। लेकिन याद रखना, जब भी कभी आर्टिकल 25 टू 28 किसी दूसरे आर्टिकल से टकराएगा, यानी कि उसका कंपैरिजन होगा, तो हमेशा 25 टू 28 ही जीतने के चांसेस होंगे, हमेशा मैक्सिमम केसेस में। इवन मैं तो कह सकता हूं 100% केस में यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, 25, जिसमें क्या लिखा है कि आप रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वही दूसरा संथारा केस तुम पढ़ोगे तो राइट टू लाइफ को भी इसने साइड में रख दिया। ठीक है, वो जस्ट कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, जैसे आर्टिकल 19 में है कि असेंबल विदाउट वेपन्स, लेकिन जब कोई सरदार लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो वो तो वेपन्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कृपान होती है, और उनके रिलीजन में 5 क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, कृपान, कंगा, कड़ा और ये सब, तो वो रख के कर सकता है। तो आर्टिकल 19 भी साइड हो गया। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे हमेशा कौन जीतेगा, 25 टू 28, ऐसा ध्यान रखना। अब आ जाते हैं इस पे, नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल है, तो मैंने कहा 25 के बाद 26 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन एनी पर्सन कैन गैदर द मूवेबल एंड नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कर सकता है वो, मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर वो नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर सकता है। किस पर्पज के लिए, अगर उसे अपने रिलीजन को प्रमोट करना है। तो तुम यही से समझ सकते हो कि वो बाबा जो किसी जमाने में गरीब हुआ करते थे और कहते थे कि हमारे पास अपनी बहनों की शादी करने के पैसे नहीं होते थे, वो बाबा आज करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनके पास। कहां से आई? तो तुमने अगर उनको प्रॉपर्टी दान में दी, मूवेबल या नॉन मूवेबल, मूवेबल मतलब जो मूव करने वाली प्रॉपर्टी, जैसे कि पैसा। ठीक है, नॉन मूवेबल जैसे कि जमीन हो गई, ठीक है, बंगला हो गया, ठीक है, फ्लैट हो गई, ये सब वो इकट्ठा कर सकता है धर्म के नाम पर, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। कल को अगर कोई बाबा है तुम उसको करोड़ों रुपए भी दे दो तो कुछ नहीं हो सकता, उसका राइट है भाई, वो करेगा। इसीलिए तुम देखते हो कि ये जो बाबा लोग होते हैं इतने पावरफुल और इतने पैसे वाले हो जाते हैं इतने कम टाइम पीरियड में। ठीक है, अब बात आती है, दूसरी चीज ये आती है कि इन पे टैक्स, कोई टैक्स नहीं होता तभी तो राइट है उनके पास। अगर गलती से मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए कहीं से आ जाए तो मैं अगले मॉर्निंग में आपको जेल में बैठा दिखूंगा, लेकिन गलती से मैं कल बाबा बन जाऊं और मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए भी आ जाएं तो मुझे कोई जेल में नहीं डालने वाला। बात समझ गए? अगला कौन सा है, तो इसी के अंदर आता है, और मैं हर रिलीजन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है कि कभी भी जो स्टेट है ना वो आपके रिलीजन के नाम पर क्या नहीं लेगा, टैक्स नहीं लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं लेगा? देखो, अगर मान लो कल को राजस्थान कह दे कि हम मुसलमानों से टैक्स लेंगे, और कल को उत्तर प्रदेश कह दे हम यूपी में हम हिंदुओं से टैक्स लेंगे, तो राजस्थान के मुसलमान वहां भागने की कोशिश करेंगे, वहां के हिंदू यहां भागने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं पूरी कंट्री के अंदर क्या हो जाएंगे, तो दंगे फसाद होने लगेंगे। ठीक है, हर जगह पर लड़ाइयां देखने को मिलेंगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमने साफ साफ लिख दिया कि कभी भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट है वो रिलीजन के नाम पे टैक्स ना ले। और उसके बाद 28 क्या कहता है, तो ये हमने कल परसों भी पढ़ा था, आर्टिकल 28 ये सिंपल सा कहता है कि कोई भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट है, उस नॉर्मल इंस्टीट्यूट में कभी भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे आप सभी यहाँ पे एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकता, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, माइनॉरिटीज को ये राइट होता है। उनका आर्टिकल कौन सा था, तो उनका आर्टिकल था आपके सामने 29 एंड 30, और 30 में लिखा है कि वो अपने नॉर्मल इंस्टीट्यूट में
आपकी रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल कौन सा था, मदरसा। और मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश को अभी सरकार ने, हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल भी किया था, तो वो भी हमने एक बार पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, तो आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। तो बेसिकली कौन से आर्टिकल से जो हमारी रिलीजियस फ्रीडम को हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो 4 बेसिकली, कौन कौन से, 25, 26, 27 एंड 28, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे कांस्टेबल की पोस्ट छोड़कर भी इतने टाइम में कैसे आप इतने बड़े बाबा बन सकते हो, ठीक है, वो बाद की बातें हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। अच्छा, ये है कुछ डेथ कोज्ड बाय द स्टैम्पेड। देखो अगर तुम देखोगे तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, 2001 में 30, 22 में 44, 3 में 83, 4 में 31, सबसे ज्यादा 2015 में 480 प्लस लोगों की डेथ हुई, ठीक है, 489 लोगों की डेथ हुई। अगर यहाँ पर देखोगे तो पूरा डाटा लिखा हुआ है 446, ठीक है, हरियाणा के डबवाली के अंदर 1995 में, ठीक है, 102 सबरीमाला जो मंदिर है आपका, ठीक है, केरला में, वहां पे हुआ था, 1999 में हुआ था, 1991 वाला आपको पता होगा शायद, है ना, कि जो सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर के अंदर जो वुमेन होती हैं और जब पीरियड्स पे होती हैं तो उनको मंदिर में अलाउ नहीं किया गया था, तो बाद में क्या होता है, वहां पे दंगे फसाद होने शुरू हो जाते हैं और बाद में उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो मंदिर में एंट्री कर सकती हैं। तो ऐसे जितने भी ये दंगे होते हैं मंदिरों के नाम पर, उन सबको अगर तुम देखोगे तो ऐसे बहुत सारे डाटा हमें देखने को मिलेंगे। और अभी तो ये न्यूज में बना रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट में कुछ रूल्स रेगुलेशंस बन जाए, जैसे नीट का एग्जाम था, ठीक है, एग्जाम तो हमेशा से लीक होते आए हैं, ठीक है, पहली बार थोड़ी ना हुआ था, लेकिन ये ऐसा मुद्दा बना कि इनको एक्ट ही पास करना पड़ गया उसको कंट्रोल करने के लिए। तो मे बी इनके ऊपर भी कुछ रेगुलेशंस देखने को मिल जाए, तो हम वो बाद में दोबारा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर ये रिपीट होगी तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट है कांस्टेबल टर्न स्पिरिचुअल प्रीचर सूरजपाल हैज कंसिडरेबल फॉलोइंग। ये वही बंदा है जिसकी अभी बात कर रहे थे, ठीक है, सूरजपाल, ठीक है। अभी नाम क्या हो चुका है इनका, तो नारायण साकार हरि, और इनके जो लोकल लोग हैं इनको क्या कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में ये सब बस आर्टिकल है कि कैसे ये क्या बन गए, बाबा बन गए। इनके पास 30 एकड़ जमीन है गांव के अंदर, ठीक है, आश्रम बना हुआ है इनका, ठीक है, और आप आश्रम सीरीज देख सकते हो, आप सब समझ जाओगे बाबाओं के बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं प्रमोट कर रहा हूं, ठीक है। जयशंकर टू रिप्रेजेंट इंडिया। देखो जो मोदी जी हैं वो एससीओ की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, और जब नहीं जा रहे हैं तो उनकी जगह कौन जा रहे हैं, तो हमारे कौन जा रहे हैं, जयशंकर, ठीक है, कौन है, हमारे मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। अब बात ये निकल के आते हैं व्हाट इज एससीओ। तो याद रखना, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो एससीओ था उसकी कुछ डिटेल ही समझ लेते हैं। बना कब था, 2001 में। आपसे पूछे टोटल कितने मेंबर हैं, तो याद रखना 9। लास्ट ईयर 8 थे, एक इसमें जुड़ा था, और जो जुड़ा था वो कौन था, ईरान। ईरान इसका 9th मेंबर बना होता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसमें कौन कौन से मेंबर है, तो इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ईरान। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसके मेंबर है, ठीक है। याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसी का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है, एक परमानेंट ऑर्गन है एससीओ का, जिसका हेडक्वार्टर ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ये जो आपका एससीओ मीटिंग है या एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो याद रखना रशियन एंड चाइनीज, ठीक है, रशियन और चाइनीज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये करता क्या, देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो मेंबर्स है ना, ये सारे के सारे अपने अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बातें करते हैं कि कैसे हम सारे देश मिलकर अपने बीच में जितने रास्ते, जितने रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज, इनका यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सके एक दूसरे से, इसके लिए इनकी मीटिंग होती रहती है। और इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने होते हैं। G7 में 7 मेंबर हैं, G20 21 हो चुका है, नाटो, और ये सब यही तो करते हैं, ठीक है। अब एक बात समझना, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, तो देखो हमने कल परसों एक चीज पढ़ी थी कि जो रशिया है वहां से ट्रेन, 2 ट्रेन भर के कोयले की आ रही थी, है ना, तो वो कौन सा रूट था, तो हमने पढ़ा भी था कुछ दिन पहले, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, connecting India to Central Asia and Russia via Iran and the India Middle East Europe Economic Corridor IMEC that has been stalled due to the Israel Gaza conflict.
जो वो रुका हुआ है बीच में, ठीक है। तो ये वही चीज कह रहे हैं कि जो ये मीटिंग हो रही है उसके अंदर ये इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं। मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द चाबहार पोर्ट का मैक्सिमम यूज कैसे करें, कई बार पूछ लेता है चाबहार पोर्ट कौन सी कंट्री में, तो ध्यान रखना, ठीक है। और ये मीटिंग कहां पर हो रही है, एससीओ की, इस बार तो याद रखना कजाकिस्तान। कहां पर हो रही है, कजाकिस्तान, ठीक है। अगली साल वाली मीटिंग कहां पे होगी, तो याद रखना चाइना। कहां पे होने वाली नेक्स्ट मीटिंग, चाइना 2025। इस बात को ध्यान रखना, नेक्स्ट भी हमसे पूछ लेता है, ठीक है। और ये कहां पर हो रही है, तो कजाकिस्तान की कैपिटल कौन सी, अस्ताना, तो इसी को अस्ताना डिक्लेरेशन भी कह दिया गया। और अगर कुछ इसमें कुछ नया इंप्लीमेंट होता है तो आपसे पूछ लेगा कि अस्ताना डिक्लेरेशन में क्या हुआ था। जैसे आपसे पूछ लेता है कई बार कि होता है ना पेरिस डिक्लेरेशन में क्या हुआ था, तो आपने वो पढ़ा होगा, आपकी जो कौन वो होता है ना एनवायरनमेंट से रिलेट करती हुई जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कमेटीज बनी होती है, जो मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ था, पेरिस डिक्लेरेशन में हमने क्या डिसाइड किया था कि हमें ग्लोबल टेम्परेचर ऐसा रखना है, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा दोहा डिक्लेरेशन में क्या हुआ था, तो ऐसे याद रखना अस्ताना डिक्लेरेशन किसको नाम दिया गया, तो एससीओ की मीटिंग को, ठीक है। तो सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, पूरा का पूरा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है, ठीक है। अब क्या होता है इसका मीटिंग में वो हम देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, तो अच्छा याद रखना मोदी जी अभी रशिया विजिट भी करने वाले हैं कुछ दिन बाद, ठीक है। वो भी इसमें लिखा हुआ है कि उसकी तैयारियां चल रही हैं। INS शिवालिक रीचेज पर्ल हार्बर टू पार्टिसिपेट इन रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज रिमपैक 2024। आपसे पूछेगा रिसेंटली रिमपैक जो एक्सरसाइज है रिम ऑफ द पैसिफिक 24 कहां पर हुई, तो कहां पर हुई है, तो याद रखना USA, ठीक है। कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1971 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और ये कैसी एक्सरसाइज है, तो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसमें लगभग 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। और इसका एम क्या है, क्यों बनाया गया था, तो एनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड द बिल्डिंग ट्रस्ट अमॉन्ग नेवीज ऑफ द फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। तो नेवीज की एक्सरसाइज है बेसिकली, इंडिया भी इसका पार्ट है, 29 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। सिंपल वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल डाटा याद रखना, ठीक है। थीम क्या है इसकी, तो पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड द प्रीपेयर्ड, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, जापान फाउंड इनफ मिनरल्स ऑफ ए रिमोट पैसिफिक आइलैंड टू फ्यूल इट्स EV प्लांट्स फॉर ओवर ए डिकेड। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे 2070 का जो कार्बन न्यूट्रल पे जाना है या 2050 जो वर्ल्ड का कार्बन न्यूट्रल का जो टारगेट है उस पे जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जाना होगा। और जैसे कि आपको पता है व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो आजकल कौन से व्हीकल चल रहे हैं, तो ई-व्हीकल्स है ना, जो आपके EV पे चलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके लिए सबसे एसेंशियल क्या होता है, तो सबसे एसेंशियल होता है लिथियम आयन। इंडिया में इतना नहीं है। हमने लास्ट टाइम रियासी डिस्ट्रिक्ट जो हमारी जम्मू कश्मीर में है वहां पर हमने 5.9 मिलियन टन का हमें क्या मिला था, उसमें स्टोरेज मिला होता है किसका, लिथियम आयन का। लेकिन फिर भी हमें बाहर दूसरे देशों पे डिपेंड होना पड़ता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ पर इन सब चीज़ों के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। और इनमें सबसे एक्सपर्ट कौन है, चाइना। इसलिए आपने देखा होगा टेस्ला इंडिया में आने वाली थी, लेकिन वो कहाँ चले गए, चाइना में ही उन्होंने अपना प्लांट वगैरह डालने का प्लान बना लिया। अब बात ये आती है कि जापान में क्या है, तो न्यूज़ में पूछ लेगा। रिसेंटली एक आइलैंड देखा गया था, क्या था वो, क्यों था वो, तो याद रखना उस आइलैंड का नाम क्या है, तो उसका नाम याद रखना मिनामी तोरीसीमा आइलैंड, ठीक है। जो मिनामी तोरीसीमा आइलैंड है ये कहाँ पे है, तो पैसिफिक ओशियन में है। किसकी, इसके ऊपर कह सकता हूँ किसके अंडर में है, तो जापान के अंडर, ठीक है। जैसे कि इस मैप में देख रहे हो चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है। जापान से कह देते हैं जापान, टोक्यो, और ये पैसिफिक ओशियन यहाँ पे कौन सा आपका, तो मिनामी तोरीसीमा आइलैंड बना हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो सिंपल याद रखना मार्कस आइलैंड। पूछ लेगा मार्कस आइलैंड न्यूज में था, क्या था, तो जापान का इसके ऊपर क्या बोलते हैं, इस पे राइट है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट बिलोंग टू जापान, शेप लाइक इक्वेटोरियल ट्रायंगल, ट्रायंगल की जैसी शेप है, ठीक है। कितना स्टोरेज मिला है, तो 230 मिलियन मीट्रिक टन स्टोरेज मिला है, जो अगले 10 सालों तक उसके लिए इनफ है, डिकेड के लिए, कि उसको चाहिए नहीं, इसका स्टोरेज इतना मिल चुका है उसको, ठीक है। और कहाँ पे है ये, तो नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, इंडिया डेवलप्स न्यू एक्सप्लोजिव सेबेक्स 2। देखो आपने एक नाम सुना होगा TNT। TNT का मतलब क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोल्यून,
ठीक है। और टीएनटी बनता कैसे है, तो याद रखना इसको बनाने के लिए आपको जो टोल्यूइन जो होता है उसके अंदर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर मिलाना पड़ता है, फिर आपका टीएनटी तैयार हो जाता है। और एक टीएनटी इतना एक्सप्लोजिव होता है कि अगर मैं आपसे कहूँ 1 टीएनटी इसके 1 ग्राम से कितनी एनर्जी निकलती है, तो याद रखना 4000 जूल्स। हिरोशिमा के ऊपर जो डाला गया था उसके अंदर 15 केजी टीएनटी यूज किया गया था, लगभग इतनी एनर्जी निकली होती है। अच्छा, ये होते क्या एक्सप्लोजिव, तो आपको पता होगा, शायद आपने नाम सुना होगा, जिसके नाम पर दुनिया का एक अवार्ड दिया जाता है, क्या नाम है उसका, नोबेल प्राइज। किसके नाम पर दिया जाता है, एल्फ्रेड नोबल। और आपको पता होना चाहिए कि जो एल्फ्रेड नोबल थे उन्होंने क्या ढूंढा होता है, एल्फ्रेड नोबल ने 1867 के आसपास क्या ढूंढा होता है बेसिकली, तो इन्होंने ढूंढा होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, डायनामाइट। क्या, डायनामाइट, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने उसका पेटेंट करवा लिया था, ठीक है। और उसके बाद जब इनकी डेथ हुई तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरी डेथ के बाद जो पैसा है, ठीक है, इनके नाम से अवार्ड दिया जाने लगा, तो वो जो पैसा है वो पैसा अवार्डीज को दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद से आपको पता है कि बहुत सारे फील्ड्स में क्या दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पीस में, लिटरेचर में क्या देते हैं हम, नोबेल प्राइज दे देते हैं। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा भारत का पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि बुक के लिए, ठीक है। सीवी रमन को मिला था फिजिक्स में, रमन इफेक्ट के लिए, है ना। तो ऐसे पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कैलाश सत्यार्थी को मिला था, ठीक है, ऐसे मिलते रहते हैं। अब मैंने कहा कि ये किसने स्टार्ट किया होता, तो बेसिकली जो एक्सप्लोजिव था उस समय किसने तैयार किया था, डायनामाइट, तो एल्फ्रेड नोबल। अब ये जो टीएनटी होता है ना, इस टीएनटी से भी लगभग 2 गुना, ठीक है, 2 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हमने एक ऐसा कह सकता हूं एक्सप्लोजिव बना लिया है जो आपका नॉन न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर में क्या दिक्कत थी, आप सब जानते हो कि उसके रेडिएशन का इफेक्ट आज भी हिरोशिमा नागासाकी पे देखने को मिलता है। ये नॉन न्यूक्लियर है, ठीक है, और उससे भी 2 गुना ज्यादा पावरफुल है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। किसने डेवलप किया है इसको, तो इंडिया ने डेवलप किया है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक याद रखना जो आपसे एग्जाम में पूछने के चांस बनते हैं अगर आता है तो, ठीक है, साइंस एंड टेक में, ठीक है। यूज किसका होता है इसमें, तो मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया बना चुका है, बहुत अच्छी अचीवमेंट हमारे लिए। ए हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव HMX कंपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कैसे बनता है, तो किससे, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर। किसने बनाया इसको, तो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड, नागपुर में है कोई इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड, उसने बनाया है। और ये किसकी सब्सिडरी है, तो सोलर इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है। किस स्कीम के अंडर बनाया, तो मेक इन इंडिया। और आपको पता होना चाहिए मेक इन इंडिया कब आया था, 2015, ठीक है। ईयर जरूर याद रखना। आपसे पूछेगा कि इसको ऑथोराइज किसने किया, तो इंडियन नेवी ने इसको बनाया है, मैं ये भी कह सकता हूं। और इंडियन नेवी की एक स्कीम है, क्या नाम है, डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, जिसमें हमने मेक इन इंडिया को यूज करते हुए हमने चाहा था कि डिफेंस के जो एक्सपोर्ट है वो यहां से मैक्सिमम इंडिया से ही हो। तो स्कीम कब आई थी, 2018, ठीक है, इसको याद रखना। इस स्कीम के अंडर हमने क्या बनाया है, तो सेबेक्स 2, तो याद रखना नाम क्या है इसका, सेबेक्स 2, जो दुनिया का सबसे मोस्ट कह सकता हूं कि क्या बन चुका है, एक्सप्लोजिव बन चुका है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट कौन सा है, विद ऑनसेट ऑफ द मानसून बोट रेसेज सेट टू एंथ्रॉल रूरल बंगाल। देखो, जब भी बारिश का सीजन आता है तो आपको पता है कि बारिश के सीजन में जो आपकी नदियां हैं, जो लेक्स हैं, वो पानी से भर जाती हैं। और जो भर जाती हैं तो ऐसे सीजन में आपने देखा होगा कि ये जो बोट रेस होती है वो देखने को मिलती हैं। तो बंगाल के अंदर ये स्टार्ट हो गई हैं, तो छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन उसको कनेक्ट हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक लेक है, बेम्बानड लेक, ठीक है। जब हम लेक पढ़ते हो तो हम उसको पढ़ते भी हैं। वो जो बेम्बानड लेक है केरल में, उस केरल के बेम्बानड लेक में एक रेस होती है, बोट रेस, ठीक है, जो कई बार आप मूवीज में भी देखते हो, बहुत सारे लोग एक बोट में बैठ जाते हैं, फिर वो रेस लगाते हैं ना, बहुत सारी बोट बनी होती हैं, ठीक है। वो कहाँ पर होती है, तो याद रखना ये कहाँ पर होती है, तो मुर्शिदाबाद, बंगाल में। उसके बाद अगर पूछे बिगेस्ट कौन सी है, तो याद रखना नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, क्या नाम है उसका, बिगेस्ट जो बोट रेस होती है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ठीक है। दूसरा नाम है वल्लम कल्ली। इसका नाम वल्लम कल्ली क्यों पड़ा, तो देखो, जब पंडित नेहरू यहाँ पर सबसे पहले 1952 में पहुंचे थे तो उनके स्वागत के लिए रेस की गई थी, और पंडित नेहरू ने अपने स्वागत के बाद, इस रेस के खत्म होने के बाद, एक स्नेक जैसी स्ट्रक्चर में एक ट्रॉफी उन लोगों को गिफ्ट की थी।
तब से लेकर अब तक हर साल ये रेस होती है, और इसमें जो जीतता है उसको क्या दिया जाता है, तो वो सांप या जो स्नेक वाली स्ट्रक्चर की जो ट्रॉफी होती है वो दी जाती है। तो इसी का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना वल्लम कल्ली भी कह देते हैं, ठीक है। कहाँ पर होती है, तो केरला के अंदर होती है, ठीक है। ऐसे ही आपके केरला के कोझिकोड में एक और होता है मालाबार रिवर फेस्टिवल, उसमें भी लेक वगैरह, उसमें रिवर्स में क्या करते हैं, वो बोट वगैरह दौड़ाते हैं। ऋषिकेश में आपने देखा होगा, वहां पर भी गंगा कायक फेस्टिवल होता है। तो 3-4 हैं जो मानसून के सीजन में ये फेस्टिवल्स या रेस वगैरह लगाई जाती हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखो वेम्बनाड लेक कहाँ पे है, केरल में। ये एक लैगून लेक वो होती है जिसमें आप डायरेक्ट एंटर करके किसी बड़े लार्ज ओशियनिक बॉडी में जा सकते हो। जैसे चिलिका उड़ीसा में चिलिका लेक में गए, सीधे बे ऑफ बंगाल में पहुंच गए, ऐसे इसमें गए सीधे आप अरेबियन सी में कनेक्ट कर दिया इसने, तो इनको लैगून लेक कह देते हैं। तो ये उसका भी एक एग्जाम्पल है। और यहीं पर वेम्बनाड लेक में याद रखना एक आइलैंड, क्या नाम है उसका, विलिंगटन आइलैंड, ठीक है, विलिंगटन आइलैंड। ये जो विलिंगटन आइलैंड है, इसको आपका जो केरला है उस केरला को कनेक्ट करने के लिए एक हाईवे बना हुआ है, जो कौन सा हाईवे आपका, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे। और कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो नेशनल हाईवे 47A। ये आपका क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे, जो लगभग 6 to 7 किलोमीटर का है, ठीक है, जो उसको कनेक्ट करता है। और सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, NH7, NH44, NH8, NH3, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है, देखते हैं कौन सही बताता है, ठीक है। आंसर इन ऑप्शन से अलावा भी हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ढंग से बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया रिसीव्स $120 बिलियन इन द रेमिटेंसीज। देखो क्या होता है रेमिटेंसीज, रेमिटेंस का मतलब होता है कि इंडिया के बाहर अगर कोई पर्सन रह रहा है और वो अपने देश के अंदर कुछ पैसा भेजता है, तो वो जो पैसा होता है जो इंडिया के बाहर से मेरे यहाँ पर पहुंचा, उसको क्या कह दिया जाता है, रेमिटेंसीज। तो ये इस बार कितना हो चुका है, $120 बिलियन हो चुका है। लास्ट ईयर ये कितना था, $100 बिलियन पे था, तो $120 बिलियन ये पहुंच चुका। और ये किस में हेल्प करता है, तो मैंने आपको एक बार एक चीज समझाई थी, एक होता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, जो किसी दूसरे कंट्री का पैसा हमारे पास बना रहता है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व कह देते हैं। तो ये सबसे बड़ा सोर्स है फॉरेक्स रिजर्व का हमारे यहाँ पर, ठीक है। मान लो कोई चाइना में रह रहा होगा, हमारा देश का बंदा, वो पैसे भेज रहा होगा, कोई कहीं से भेज रहा होगा, फिर वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होकर हमें पहुंच रहे होंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। और ये इस बार कितना हो चुका है, $120 बिलियन। तो ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। मनी ट्रांसफर्स दैट माइग्रेंट्स सेंड टू देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स इन देयर होम कंट्रीज, उसको कह देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड फॉरेन एक्सचेंज फॉर द मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। और ये डाटा किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक। आप जानते होगे वर्ल्ड बैंक, ठीक है, कब बना था, 1944। और अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सभी को पता होना चाहिए, वाशिंगटन DC। और इसके आज के दिन हेड या इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, इंडियन ओरिजिन के ही है, जो अभी चेंज हुए थे, क्या नाम है, अजय बंगा। अजय बंगा इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। कुछ बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट है, रेमिटेंसेस कैन हेल्प, किस में हेल्प कर सकते हैं, रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी मिटा सकते हैं भारत में, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा लोगों का। मान लो कोई इंडिया में 20,000 रुपये कमा रहा है और वो बाहर जाकर नौकरी करे, वो 1 लाख रुपए कमाए, वो पैसा यहाँ पर भेजे, तो उनके जो परिवार वालों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ठीक है, गरीबी दूर होगी, तो उस सब में हेल्प होती है। तो बेसिक सा डाटा है। एजुकेशन, ठीक है, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा आ जाएगा, हेल्थ केयर बढ़ेगी, ठीक है, 30% फ्रॉम USA, UK, सिंगापुर से हम ये पाते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन, उसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, अच्छा कैसे आ सकती हैं, तो देखो UPI। अच्छा यहाँ से एक चीज समझना बहुत अच्छे से, UPI कब आया था, 2016। क्या नाम है इसका पूरा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये जो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है 2016 में आया था। लाया कौन था, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। और NPCI कब बना होता है, तो 2008 में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इंडिया के बाहर से, इन कंट्रीज से UPI के थ्रू पैसा लाया जा गया है। दो बातें समझना, एक होता है UPI का किसी दूसरे देश में चलना, एक होता है कि फॉरेन नंबर से इंडियन UPI का चलना। जैसे मैं इंडिया में हूं, ठीक है, तो मेरे इंडियन नंबर से मैं UPI रजिस्टर कर सकता हूं मेरे बैंक में जो नंबर है। पहले क्या था, फॉरेन नंबर से अगर मान लो मैं अमेरिका में चला गया और वहां के नंबर से मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट खुला लिया, तो मेरे वहां के नंबर से UPI नहीं चलेगा। तो अगर आपसे पूछ ले
कि हाउ मैनी कंट्रीज, कितनी कंट्रीज में आपका यूपीआई या कह सकता हूं कि जो एनआरआईज है उनको यूपीआई सर्विसेज अलाउड है। तो एनआरआईज को यूपीआई सर्विसेज 10 कंट्रीज के एनआरआईज को अलाउड है। कौन कौन से? तो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, ठीक है, सऊदी अरबिया, यूएई और यूनाइटेड किंगडम, 10 देश, ठीक है, 10 कंट्रीज। अगर पूछे कितनी कंट्रीज है जिनके साथ यूपीआई हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो यूपीआई कितनी कंट्रीज हो जाएंगी? 7, जिसमें अभी सबसे पहली कौन सी थी? तो याद रखना नेपाल, ठीक है। और अगर पूछे सबसे लास्ट किसके साथ किया था, तो हमने लास्ट टाइम पर श्रीलंका और उसके साथ कौन था? मॉरिशियस। उनके अंदर हमने क्या किया था? इसको ऑनलाइन डिजिटली या कह सकता हूं कि वर्चुअली इसको इनोग्रेट किया था, ठीक है। तो समझ गए ना? ऐसी कितनी है? तो 7 कंट्रीज है लगभग। ऐसी कितनी है? 10। ये वो है जो एनआरआईज को अलाउ है, ठीक है, यूपीआई यूज करना। और ये वो है जहां पे देश में ही क्या चल गया? यूपीआई हमने चलवा दिया, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट कौन सा है? नो टेंजिबल एफर्ट टू रिट्रीव कच्छतीव आइलैंड बाय 3 सक्सेसिव बीजेपी रिजाइम्स। स्टालिन, देखो जो अभी आपके तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन, इन्होंने कहा है कि बीजेपी के 3 बार के टाइम पीरियड में कभी भी किसी ने ये कोशिश नहीं की कि जो कच्छतीव आइलैंड है उसको वापस लिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्यों लिया जाए, है क्या? हालांकि हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं, ये कम से कम ना तो इसको हमने 5 या 6 बार पढ़ चुके हैं, इस चीज को बार बार आता रहता है। तो देखो सिंपल से समझना, बेसिकली जो कच्छतीव आइलैंड है ना वो 285 एकड़ का अनइनहेबिटेटेड आइलैंड है, पाक स्टेट में बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कोई लोग रहते नहीं है। इसके अंदर बेसिकली एक सेंट एंथोनी चर्च बनी हुई है जहां पर इंडिया श्रीलंका के लोग पहुंच जाते हैं फेस्टिवल मनाने, ठीक है। क्यों नहीं रहते लोग? क्योंकि नो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी का सोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन से बना है। देखो मैंने कहा कि ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका पानी भरा हुआ है, ओशियन है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां पर क्या होती है? लेयर्स होती है। और आपको पता है कि इन लेयर्स के बीच में क्या पाया जाता है? मैग्मा या बाहर आके लावा। तो ये जो लावा बना होता है, ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है, ये क्या होती है? सियाल। इसको हम क्या कह देते हैं? सीमा। और इसको हम क्या कह देते हैं? नीफे, ठीक है। इसमें सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, निकेल आयरन, इसी को क्या कह देते हैं? क्रस्ट। इसको क्या कह देते हैं? मेंटल। इसको कोर। और यहाँ पे क्या भरा है? लिक्विड फॉर्म में आयरन भरा हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर प्लेट होती हैं और जब ये जियोथर्मल एनर्जी इस पे लगती है, जियोथर्मल एनर्जी, कौन से? जियोथर्मल, तो ये इसमें ब्रेक हो जाता है। और जब ब्रेक होता है तो यहाँ से कुछ वेव्स निकलती हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? अर्थक्वेक। पी वेव, एस वेव, एल वेव, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये गैप इतना बड़ा हो जाता है कि लावा बाहर आ जाता है और लावा बाहर आके एक पहाड़ बना देता है जिसे हम क्या कह देते हैं? वोल्केनो, ठीक है। सिंपल सा, जैसे एक्टिव वोल्केनो हमारे बैरन आइलैंड के अंदर दुनिया में 500 प्लस है, ठीक है। ऐसे ही अब मैंने कहा कि मान लो ये ओशियन है, ठीक है, यहां पर भी तो यही होगा ना, ये लाइनें यहां भी बनी होंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर ये सियाल, सीमा, नीफे तो यहां भी होंगी, बस ये कि पानी भरा है तो थोड़ा नीचे से होंगी। तो यहां से जब मैंने कहा कि इसमें ब्रेकेज हुआ जियोथर्मल एनर्जी से, तो जब ये लावा बाहर आया, तो जब लावा बाहर आया, याद रखना पैसिफिक ओशियन में 63% अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब ये लावा बाहर आएगा तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा? जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पानी से जब एकदम से मिक्स होगा तो हवा और पानी में डिफरेंस है। हवा में जाता है तो वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता, पानी में तुरंत आएगा तो क्या हो जाएगा? कूलिंग डाउन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसे क्विंचिंग प्रोसेस कह देते हैं हम लोग। और जैसे कूल होगा तो एकदम से सॉलिड होना शुरू हो जाएगा, तो मैक्सिमम रीच पर नहीं जा पाता। तो जितने ओशियंस के अंदर जो आइलैंड बने होते हैं ना, वो मैक्सिमम तो वोल्केनो इरप्शन से बने होते हैं। तो ये वाला जो आइलैंड है ना, ये भी वोल्केनो इरप्शन से बना है, तो इसमें पानी पीने का इतना सोर्स नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हो पहाड़ों के अंदर कहां से पानी निकालोगे? चट्टानों से, ठीक है। वो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। पहले इस पे कौन रूल करता था? तो जाफना किंगडम जो था श्रीलंका का, वो रूल करता था। क्यों? क्योंकि जाफना किंगडम यहाँ से 62 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, और ये हमारे रामेश्वरम से लगभग 33 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, काफी बार न्यूज में आ चुका है, ठीक है। और 1974 में क्या हुआ? इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थी उस समय इंदिरा गांधी, उन्होंने ये जो आइलैंड था किसको दे दिया? श्रीलंका को दे दिया एज ए एग्रीमेंट। अब बात ये निकल के आ रही है कि देखो उसमें 3 चीजें हुई। जब दिया उसको तो कह दिया गया कि जो फिशिंग राइट होंगे ना वो इंडियन फार्मर्स को भी बराबर होंगे, कि वहां पर इंडियन फार्मर्स अगर फिशिंग करते हुए गलती से चले गए और वहां पर रात को रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अपने जाल को अपने उसको सुखाना चाहते हैं तो सुखा सकते हैं, ठीक है, और वापस आ सकते हैं। लेकिन कुछ क्या हुआ, 2015 के बाद से हमारे इंडियन फिशरमैन्स को पकड़ के जेल में डाल जाने लगा।
तो ये दिक्कतें बढ़ने लगी। अब ये इतने ज़्यादा केस हो गए हैं कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ के फंस जाते हैं, तमिलनाडु के, क्योंकि सबसे बगल में है। तो उसकी सरकार चाहती है कि या तो इसको वापस ले लो या पूरा दे दो। अगर वापस ले लोगे तो हमारे लिए तो अच्छा ही, हमारी जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम वहाँ पे बेस बना के फिश भी इकट्ठा करके और उनको बेचना शुरू कर देंगे। आपको पता है दुनिया में पहले नंबर पे फिश प्रोडक्शन में चाइना है, हम दूसरे तीसरे पे रहे, तो हम चाहते हैं पहले पे आ जाए। तो हमने बहुत सारी स्कीम, मत्स्य संपदा, ये सब चला रखी है, तो इसका पॉइंट भी अच्छा है। तो बात ये निकल के आती है कि क्या तुम उसको ले सकते हो। अब एग्रीमेंट के अंडर दिया है तो क्या अलाउ किया जाएगा देना, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल था देना, क्या हम इसको ले सकते हैं, और अगर लेंगे तो अगर लड़ाई होगी तो उससे कैसे निपटा जाएगा। बात समझ में आ रही है। कल को पता चले श्रीलंका जो है वो इस आइलैंड को चाइना को दे दे, चाइना हमारे बिल्कुल गेट के सामने आके बैठ जाएगा, तो हम ये भी नहीं चाहते। तो ये बहुत सारे इश्यूज है, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है, देखते हैं कि उसमें होता क्या है, कि वो वापस आ पाता है कि नहीं आ पाता है। ठीक है, तो उस चीज को हम देख लेंगे। कहाँ पे है तो इसकी लोकेशन याद रखना, जैसे ये आपका कन्याकुमारी है, ठीक है, इधर आपका कौन सा है, ये आपका श्रीलंका, श्रीलंका का ये कौन सा, जाफना, ठीक है, ये आपका मन्नार, ये कच्छतीव, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना है कच्छतीव आइलैंड कहाँ पे है, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और ये कौन सा है, डेल्फ्ट आइलैंड बना हुआ है, ठीक है, मदुरई कोची, ये सिंपल से एक डायग्राम बना रखा है इसने, ठीक है। अच्छा, अगर वापस लेना हो तो कैसे ले सकते हैं, तो आपको पता है कि आर्टिकल कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 2 क्या कहता है, कोई अपनी मर्जी से आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता, ठीक है। तो ये जाएगा कैसे, ठीक है, हमने दिया था, एग्रीमेंट था, अब उसका क्या होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन बार बार आता रहता तो प्लीज ध्यान रखना। नेक्स्ट कौन सा, फैक्ट चेक यूनिट नीडेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द फेक न्यूज सेंटर इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। देखो अभी क्या हुआ, हमारे पास एक एक्ट है, कौन सा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड द डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, दैट इज IT एक्ट 2021। इसका एक कोड है रूल 31BV या B5, इसको चैलेंज किया गया। देखो इसमें क्या था, द रूल एम्पावर्स गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश ए फैक्ट चेक यूनिट टू आइडेंटिफाई फेक, false and the misleading information about its businesses on the social media, ठीक है। द यूनिट वेरीफाइज क्लेम्स अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस, अनाउंसमेंट एंड द मेजर्स, ठीक है, लेड बाय द सीनियर DG ADG लेवल ऑफिसर। कौन करता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। देखो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या होती है, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी होती है, जो सरकार की तरफ से कुछ भी नोटिस इशू होता है तो उसको प्रेस तक पहुंचाना, उसे पब्लिक तक पहुंचाना PIB का काम है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। बनी कब थी, 1919 में। 1923 तक इसका नाम क्या था, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। किसके टाइम पर बनी थी, तो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर बनी थी, अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है। अब हम इसको क्या कहते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये इसका बेसिक सा डाटा है, ठीक है। अब एक बात निकल के आती है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो IT मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अब एक बात निकल के आती है कि इसने फैक्ट चेक यूनिट बनाई, ठीक है, किसका फैक्ट चेक करेगी ये, सरकार के अगेंस्ट मिसलीडिंग या फॉल्स जो न्यूज चलती है। अब एक बात बताओ, कल को तुमने ITR लगाई है ना, RTI लगाई, वो RTI में डाटा आया और वो डाटा अच्छा सही डाटा है, वो सर्कुलेट होने लगा, PIB क्या करेगा, उसको फॉल्स बता देगा। अगर सरकार की बेइज्जती होती दिखी, सरकार उसमें फंसती दिखी, क्योंकि ये तो सरकार के लिए काम कर रही है ना, तो ये सिर्फ सरकार के अगेंस्ट फॉल्स जो न्यूज होगी उसको बंद करने का काम करेगी। इसमें ये नहीं लिखा कि ऑल ओवर जो इंडिया में न्यूज चलेंगी उनको ये फॉल्स है कि नहीं वो बताएगी। तो मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 19 क्या कहता है, पहला क्या उसमें, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये मेरा राइट है, ये उसको भी खराब कर रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। हो सकता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ सही भी बात हो, इसको कह देगा फेक है ये तो, और लोगों को मानना पड़ेगा फेक है, क्योंकि एक ऑथोराइज्ड बॉडी कह रही है ये तो कहीं ना कहीं सरकार को बचाने में यूज की जा सकती है, और जो सामने जो दूसरे लोग हैं उनको फंसाने में यूज की जा सकती है। तो एक बहुत बड़ा लूप होल है इसके अंदर। तो अभी किसी ने इस पे केस किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वही बात आ रही है कि इसको या तो इसको मॉडिफाई किया जाए या इसको कैंसिल किया जाए। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर ऐसा नहीं है या इसमें फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही छिन जाए तुम्हारा, तुम अच्छी खबर दिखाना चाहो, सरकार के लिए बुरी है, सरकार कहलवा दे कि नहीं PIB कह रहा है ये तो फेक है, लोगों के दिमाग में चला जाएगा फेक है, तो वही तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म हो गया। तो एक बहुत बड़ा इश्यू है, ये आगे भी चलता रहेगा, न्यूज़ में हम इसको पढ़ते रहेंगे। बेसिक से याद रखना कि होता क्या है, ये न्यूज़ जो फेक न्यूज़ होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम करता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाली फेक न्यूज़ के लिए काम करेगा,
ये इसका सबसे बड़ा लूप होल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही इसमें मुद्दा उठाया गया है पूरा। ठीक है, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने पहुंचा है। ठीक है, अभी हाई कोर्ट में अगर इसको सही नहीं किया तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो हम पढ़ लेंगे इसको एक बार। नेक्स्ट कौन सा है, इज द बैड लोन प्रॉब्लम शिफ्टिंग टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। देखो पहले होता था इंडस्ट्रीज वाले लोन ले लेते थे, पैसा नहीं चुकाते थे, फिर क्या करते थे, अपनी कंपनी में आग लगवा देते थे और कह देते थे कि नुकसान हो गया, पैसा नहीं भर पाएंगे, लोन माफ। तो ये जो बैड लोन होता है ये क्या इंडस्ट्रीज से लोगों पर भी आ गया है? क्या बिल्कुल आ गया है। आजकल देखो हमें पैसा चाहिए, वापस देना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दुनिया भर के ऐप है हमारे पास, हमने ऐप से पैसा ले लिया, हमने लौटाया नहीं। अब जब देखो, जब किसी बैंक से किसी से आप पैसा लेते हो और अगर 3 मंथ तक 90 डेज तक अगर आप उसको नहीं लौटाते हो तो एनपीए में काउंट होने लगता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब सोचो कि आपने 3 महीने को पैसा नहीं लौटाया तो बैंक की तरफ से वो पैसा गया, वो नहीं आने वाला। अब ये जो एनपीए है ये पहले इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल लोन में होता था, ये पर्सनल लोन में होने लगा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्रेडिट कार्ड। हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, भरते नहीं है, फोन पे फोन आते रहते, कर लो क्या करोगे, हम तो नहीं भरेंगे। फिर किसी को बहुत ज्यादा दुखी कर लिया, देखो ये क्या करते हैं वाले, जैसे आप इनसे लोन लेते हो आपके सारे कॉन्टेक्ट डिटेल ले लेते हैं ये आधार कार्ड से इनसे, और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपके घर वालों को फोन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपको धमकियां देना शुरू कर देंगे। तो 3-4 कुछ लोगों इनकी वजह से सुसाइड भी कर लिए, तो ये बहुत बड़ा इशू भी बन गया। तो आपने सुना होगा कि आपको कोई ऐसे धमका नहीं सकता, पैसे नहीं दे रहे तो नहीं दिए तो नहीं दिए, और ये बात सच है। अगर आप बैंकों के पैसे नहीं देते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर से उठा के तुम्हें जेल में डाल देगा, ऐसा नहीं हो सकता अगर आप रूल्स को अच्छे से पढ़ोगे। हाँ, वो पैसा जो है वो डिफॉल्टर लिस्ट में चला गया, वो बैंक एनपीए में दिखा देगा, और फिर वो आरबीआई की जिम्मेदारी है कि उस पैसे को कैसे सेटल करे। उसके लिए वो बैड बैंक के नाम से एक बैंक बना देता है और वो इनका पैसा लेकर उनको एनपीए को इनको सेटल कर देता है। लेकिन ये आम लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है आज के दिन पर कि भाई एनपीए पर्सनल लोगों तक कैसे पहुंचा, उसका सबसे बड़ा रीजन है एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूट है ना, ये इसको लेकर पहुंच गए। हर आदमी के पास, हर दूसरे आदमी के पास मोबाइल है, वो ऐप डाउनलोड कर लेता है, लोन ले लेता है, भरता है नहीं, फिर उसको धमकियां मिलती हैं, फिर कोई मर जाता है, कोई जिंदा रह जाता है, फिर केस बन जाते हैं, न्यूज बनती रहती है। बात समझ में आ रही है? तो आपको बस इतना समझना है एनपीए क्या है। तो मैंने कहा कि वो पैसा, लोन्स दैट आर इन डिफॉल्ट और आर इन एरियर्स ऑन शेड्यूल्ड पेमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अगर तुमने 3 महीने तक 90 डेज तक इंटरेस्ट या पेमेंट नहीं दिया, ईएमआई नहीं भरी, तो एनपीए में चला जाता है। और अगर बात करें इंडिया में कितना एनपीए आज के दिन, तो 2.8% एनपीए है। और लास्ट ईयर हमने पढ़ा था क्लासरूम के अंदर भी हैंडआउट में कि लगभग पिछले 5 सालों में एवरेज 10 लाख करोड़ रुपीज एनपीए में गया है। 10 लाख करोड़ रुपए जो पैसा वो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट में गया है। ठीक है, और समझ में आ रही है? तो इसको थोड़ा सा याद रखना, व्हाट इज एनपीए, कैसे इस डेब्ट ट्रैप में लोग फंसते जा रहे हैं। ठीक है, वो डाटा है, कंपैरिजन किया हुआ, लेकिन इतना ना भी पढ़ो तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया रखना। एसबीआई के पास 0.67% के आसपास क्या है, एनपीए है। ठीक है, और वो आरबीआई के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात है। नेक्स्ट कौन सा है? ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। ओके, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम कभी। ओके, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।